अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल जो कि 9 और 10 मई के वाकयात के पादाश में किए गए, उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें सुप्रीम कोर्ट में 1 साल से जायद अरसे से जेर समात हैं। सलमान अकरम राजा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन इस मुकदमे में 9 मई के एक सजा याफ्ता अरजम जुनैद के वकील हैं, उन्होंने एक ज़बरदस्त अपने दलाइल की सीरीज आईनी बेंच के सामने रखी। आईनी बेंच पर सकूत तारी होता, उनकी गर्दनें झुकती हमने देखी। वो जजेस जो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल 9 मई के वाकयात पर रियासती बयानियां चला रहे थे, उन जजेस को भी हमने खामोश होते देखा। मगर सलमान अकरम राजा ने आखिरी लम्हे में कुछ ऐसी मिसालें दी, एक ऐसे फैसले को साइट किया जो काजी फैज़ ईसा का अपने टेन्योर में आखिरी फैसला था और उससे एक नई बहस जन्म दी। सलमान अकरम राजा के बाकी दलाइल को क्या नजरअंदाज करके इस एक नुक्ते पर मुनहसर हो सकता है आईनी बेंच, और ये तमाम तर बहस क्यों है, इससे मुतालिक तफसीलात मैं और वसीम मलिक फैक्ट्स के साथ आपके सामने इस एपिसोड में रखेंगे। तो वसीम, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सलमान अकरम राजा ने जो दलाइल दिए उनमें नंबर 1 क्लैरिटी थी, नंबर 2 आईनी बेंच ने जितने सवालात उठाकर दलील पेश करने की कोशिश की फौजी अदालतों के हक में दुनिया की प्रैक्टिसेस लाए, सलमान अकरम राजा ने हर एक काउंटर की। हम ये बात बहुत तफसील से ऑडियंस के सामने बता चुके कि कौन से ऐसे वाकयात हुए जब आईनी बेंच भी शर्मसार हुआ। मगर आज सलमान अकरम राजा ने आखिर में आर्टिकल 63A के काजी फैज़ ईसा के नजरसानी के उस फैसले का हवाला दिया और हिमायत की, उसको काबिल सताइश करार दिया जजेस ने भी, कि सलमान अकरम राजा ने कहा कि काजी फैज़ ईसा ने आइन की दोबारा तहरीर को कलअदम करार दिया और फिर हमने देखा उसके असरात। तो बहस ये जन्म ले रही है या ये बात हो रही है कि सलमान अकरम राजा का तो ऑलरेडी ये मौक़िफ़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने से पहले भी, उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या, मुद्दा है क्या, ये सारी बहस तनाज़ा क्यों जन्म ले रहा है? जहाँ आप सलमान अकरम राजा के दलाइल का तज़किरा कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम पहले भी मुतादिद वीडियोज़ में ये बता चुके हैं कि ख्वाजा हारिस के जब से दलाइल ख़त्म हुए हैं, सबसे पहले ख्वाजा अहमद हुसैन, उनके बाद सलमान अकरम राजा, इन दोनों के जो दलाइल थे वो बड़े ही ज़बरदस्त थे। इन दोनों के दलाइल से आईनी बेंच या बिलखसूस वो जजेस जो फ़ौजी अदालतों और इन 105 सिविलियंस को और फिर फौजी अदालतों में आर्मी एक्ट की वो शिकें जिनके तहत सिविलियंस को ट्रायल किया जाता है, उसको बहाल करने के रास्ते ढूंढ रहे थे, उन्हें खासी परेशानी का सामना हुआ। आलमी मुआहदों से लेकर इंटरनेशनल कन्वेंशन से लेकर मुख्तलिफ जो यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ की जो मिलिट्री जस्टिस सिस्टम है और वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ के फ़ैसलों से लेकर एक बड़े ही मुफस्सिल और यकीन कीजिए कि सीखने वाले दलाइल थे, जिससे इंसान सीखता है बहुत कुछ, उससे लर्न करता है। मगर यहाँ पर सवाल ये था कि आज आखिर उनकी ये जो कंट्रोवर्सी है उसने जन्म क्यों लिया, उसका थोड़ा सा पस मंज़र है। देखिए, 23 अक्टूबर 2023 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी लार्जर बेंच, उस वक्त जस्टिस रिटायर्ड इजाजुल हसन की सरबराही में, और उसने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, शख्सी आज़ादियों को प्रोटेक्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला पाकिस्तान के अगर अदालती तारीख के चंद बड़े और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसलों पर उसे जांचा जाए तो गालबन वो पहले 5 फैसलों में से एक फ़ैसला होगा जो कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के भी खासा खिलाफ था, तो उसकी अब इंट्रा कोर्ट अपील है। अच्छा, उस फैसले के जो ऑथर जज थे वो जस्टिस मुनीब अख्तर थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस जस्टिस आयशा मलिक ने अपना एक इजाफी नोट भी लिखा उसी फैसले के अंदर। जस्टिस आयशा मलिक ने फौजी अदालतों को आइन के आर्टिकल 10A के ऊपर जांचा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फौजी अदालतों को आइन के आर्टिकल 85 के और 175(3) के ऊपर जांचा। जस्टिस आयशा मलिक ने फेयर ट्रायल के ऊपर जोर दिया। जस्टिस आयशा मलिक के फेयर ट्रायल के हिस्से को अक्सरियती जजेस ने तस्लीम भी किया। लिहाजा एक जजमेंट का वो एस्पेक्ट जरूर है कि जस्टिस आयशा मलिक का वो नोट जो है वो माइनॉरिटी नोट नहीं था या इजाफी नोट नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा फैसला था जिसको मेजॉरिटी ने तस्लीम किया था, इंडोर्स किया था। अच्छा, उस मामले पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने मिलिट्री कोर्ट्स को, मिलिट्री जस्टिस सिस्टम को पैरेलल जुडिशल सिस्टम से तशबीह दी थी इनके आर्टिकल 175(3) के तहत, मुतवाज़ी अदालती निज़ाम। उसमें उन्होंने कहा था कि जो रीजनिंग दी थी कि ये क्योंकि तारीख ऐसी है फौजी अदालतों की चलती आ रही हैं, लिहाजा फौजी अदालतें मौजूद हैं, पैरेलल जस्टिस सिस्टम मौजूद है, लेकिन फौजी अदालतों का एम्बेड सिविलियंस तक स्ट्रेच किया जा सकता है या नहीं, इस पर वो बड़े क्लियर थे कि ना तो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल होगा, ना रेलिवेंट सेक्शंस बहाल रहेंगी, कलअदम करार दी, और 105 लोगों को भी ट्रायल नहीं करने की इजाजत दी। सलमान अकरम राजा जो कि अब इंट्रा कोर्ट अपील में आपने बताया अरजम जुनैद के वकील हैं, उन्होंने पहले दिन आकर कहा था कि हजूर मुझे इख्तलाफ है जस्टिस मुनीब अख्तर की रीजनिंग से, फैसले से मैं मुत्तफिक हूं, मुझे रीजनिंग से इख्तलाफ है। आज उन्होंने जितने भी दलाइल दिए उन्होंने आइन के आर्टिकल 10A के तनाजुर में दिए। हालांकि ये वही सलमान अकरम राजा हैं। हमारी पूरी रियासत के पास ना FB अली केस जो 70 की दिहाई का केस है, उसके अलावा
कोई चीज मौजूद नहीं है, कोई सब्सटेंस मौजूद नहीं है जिसके तहत फौजी अदालतों को डिफेंड करे। आज एक और जबरदस्त चीज हुई FBI केस में, पता यह चलता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कहीं पे तस्करा ही नहीं है। उस वक्त तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का आर्टिकल मौजूद ही नहीं। 1962 के आइन में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का तासुर मिलता था, लेकिन FBI केस में उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। ठीक है। सलमान अकरम राजा ने FBI केस में ख्वाजा हारिस के दलाइल के ऊपर जो रिवर्टल दिया वो भी बड़ा जबरदस्त था, लेकिन उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर के मैं इस फैसले से खिलाफ करता हूं। ठीक है। उन्होंने यहां पर जो तारीख के हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सलमान अकरम राजा कहते हैं कि मेरे पूरे दलाइल जो हैं वो 10A से मुतालिक हैं। आप 10A के टच स्टोन पे जो आर्मी एक्ट की रेलेवेंट शिकें हैं जिनसे मुतालिक आप सिविलियंस को ट्रायल करते हैं वो भी कलअदम करार दे सकते हैं और 10A के ऊपर पूरा फैसला दे सकते हैं, जो जस्टिस आयशा मलिक का था। जो सलमान अकरम राजा हैं वो कहते हैं कि चूंकि रीजनिंग तारीख की दी गई है जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से, लिहाजा तारीख के ऊपर, तारीख के टच स्टोन पे अगर आप फौजी अदालतों को एग्जम्पशन देंगे तो उन्होंने यहां पर लफ्ज लिखा कि द रिजल्ट विल बी कैटास्ट्रॉफिक, यानी कि नताइज इंतहाई भयानक होंगे, तबाहकुन होंगे, खौफनाक होंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप तारीख के मुताबिक जो मिलिट्री कोर्ट्स को आइन के मुताबिक तशरीह करते हैं तो ये आइन को पढ़ने का खतरनाक तरीका होगा। फिर वहां डिबेट आई कि प्लेन रीडिंग होती है आइन की, उसमें रीड इन रीड आउट नहीं किया जा सकता। तो उस पर फिर उन्होंने मिसाल दी कि जस्टिस मुनीब अख्तर का 63A वाला फैसला था, उसमें भी आइन को रीराइट किया गया था या रीड इन किया गया था, आइन की खुद साख्ता तशरीह की गई थी। आपने यानी कि काजी फैज़ ईसा साहब ने या उनकी सरबराही में जो बेंच था उसने क्या किया, उसने किया कि उसको दोबारा दुरुस्त कर दिया वो खामी और नाज़िर सानी अपील मंजूर कर ली। और उन्होंने कहा कि जब आइन के अल्फाज वाज़ेह थे तो आपने ये करार दिया, उन्होंने रेलिवेंट पोर्शन भी पढ़ा कि उसमें अपनी मर्जी की तशरीह नहीं की जा सकती, आइन वाज़ेह है, उसमें कुछ शामिल नहीं किया जा सकता अदालती फैसले। ये पूरा पस मंजर है। अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि सलमान अकरम राजा गालिबन पहले भी जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले की मुखालफत करते रहे हैं। सलमान अकरम राजा इससे कबल 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी ये बात करते रहे हैं कि ये इसको इस मौके पर इस तरह से नहीं होना चाहिए था, किसी और मौके पर किसी और तरह से इसको अनडू जरूर होना चाहिए। तो ये उनकी चले माजी की पूरी एक उनका स्टांस है। ठीक है। सवाल एक है, क्या इससे फौजी अदालतों पे फर्क पड़ेगा? मेरे मुताबिक नहीं पड़ेगा। और मेरे मुताबिक पड़ेगा। मैं आपको इसकी अपनी दलील के साथ बता देती हूँ। सलमान अकरम राजा का एक कंसिस्टेंट व्यू है कि 63 की वो तशरीह जो कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने की थी वो दुरुस्त नहीं है, कि वो पार्टी हेड करेगा, पार्लियामेंट्री हेड करेगा। आपको पता है वो एक डिबेट है, हम उसके बारे में बहुत एक्सटेंसिवली बात करते रहे। लेकिन सलमान अकरम राजा ने आज, सलमान अकरम राजा हम बार बार ये बात करें क्योंकि बहुत कमेंडेबल दलाइल थे, बेंच के पास वजह नहीं थी, रास्ता नहीं थे। लेकिन आज जब उन्होंने 63A से मुतालिक रिव्यू को सराहा और ये कहा कि उसमें आपने ये हिस्सा करार दिया है, मैं आपको पढ़ लेता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आइन के अंदर रीड इन नहीं किया जा सकता, दोबारा तहरीर नहीं किया जा सकता, उसको प्लेन लिखा है, उसको उसी अल्फाज में लिया जाए। तो जो बेंच था ना वसीम, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जो तीनों उस बेंच में भी थे जिन्होंने 63A की नजर सानी में जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले को कलअदम करार दिया, वो तीनों जज साहिबान बड़ी हैरत और खुशी से सलमान अकरम राजा साहब को देख रहे हैं। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की लिटरली हंसी कंट्रोल नहीं हुई थी, खुशी थी उनके चेहरे से आया थी। वो उनसे पूछ रहे थे आप वाकई ही उसकी हिमायत में? सलमान अकरम राजा ने कहा बिल्कुल, मैं पहले वकील हूँ। यहाँ तक उनकी बात ठीक है। वसीम, आर्टिकल 62(1)(f) इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ को दोबारा से इलेक्शन लड़ने के लिए काजी फैज़ ईसा ने एक रास्ता, एक जवाब दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो जजमेंट तहरीर किया था। जनवरी के आगाज में साल 2024 में ये फैसला केस सुना गया था। 62(1)(f) की मिसाल भी दी जा सकती थी उसमें, और 63A में सेम मुद्दा था। दोनों के अंदर एक चीज आईने पाकिस्तान में दर्ज नहीं थी, उसको अदालती फैसले से शामिल किया गया था। लेकिन सलमान अकरम राजा ने इन्हिसार किया किस पर? 63A पे। 63A का नतीजा क्या निकला? 26वीं आईनी तरमीम आई। काजी फैज़ ईसा ने उसकी टाइमिंग पर बात हुई। एक मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इसका इजहार भी किया कि वो 1 साल से काजी फैज़ ईसा को कह रहे थे 63A का नजरसानी लगाकर सुने, लेकिन उन्होंने एन 26वीं तरमीम से पहले उसको सुना। तो डिबेट पूरी ये है कि सलमान अकरम राजा को अपने इतने काबिल सताइश दलाइल के बाद आखिर में आकर के ये दलील देना पड़ी। और वसीम, आईनी बेंच की साफ कहीं नहीं बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स पे इसका फर्क क्या पड़ेगा। मैं वही बता रही हूँ, मैं उसी की तरफ आ रही हूँ। थोड़ा तहम्मुल, मैं आपको ये आपकी तवज्जो लेने के लिए आपका नाम ले लिया। मुद्दा ये है कि जो आईनी बेंच बैठा है इस वक्त तक, उसके सामने सलमान अकरम राजा ने काबिल सताइश दलाइल दिए, हर दलील दी, इंटरनेशनल कन्वेंशन रखे, पाकिस्तान की प्रैक्टिस रखी, ये भी बताया कि अगर 70 सालों से गलत हो रहा है तो अभी तक आप गलत को कायम नहीं रख सकते। ये भी बताया कि मिलिट्री जस्टिस सिस्टम को दुनिया का कोई कानून नहीं बरकरार रखता,
कोई भी उसको जो है वो इस तरीके से नहीं करता जिस तरह आपके यहाँ हुआ। उन्होंने सारी मिसालें दी। आईनी बेंच की सुई कहाँ आके अटकती रही आज भी। 9 मई में तो आपने ये कर दिया, 9 मई में टीवी तोड़ा गया, ये सब कुछ हुआ डिस्कस। जजेस कहीं ना कहीं रास्ता निकाल के उन्हीं सवालों की तरफ जा रहे हैं। वेट, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सलमान अकरम राजा ने सारे दलाइल दिए, उनका 63A पर मौकिफ भी दुरुस्त है। आइन को दोबारा तहरीर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी टाइमिंग गलत थी। सलमान अकरम राजा उसका भी इजहार करते रहे। मसला ये है कि जब आप ये सब कुछ कर चुके और आप उस आईनी बेंच के सामने इंतहाई माजरत के साथ इज्जत मुआब 7 जजेस हैं जिनकी आईनी समझ या उनकी जो लीगल कॉम्पिटेंस है वो ये है कि वो सारी बातें समझने के बाद वो रास्ता तलाश रहे हैं कि जब बुनियादी हकूक मुखालिफ है, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो, वो इस नुक्ते पर इंतजार करेंगे। मैं आपकी बात समझ शुक्रिया। रास्ता ये था कि वो कहेंगे कि जस्टिस मुनीब अख्तर की जजमेंट जो है उसको सलमान अकरम राजा ने कह दिया कि ये रीड इन था, ये आइन की खुद साख्ता तशरीह थी, लिहाजा इसे अंडू किया जाए। आपको इस बात में कोई शक है कि वो ये नहीं कह सकते? नहीं, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, फिर आप सलमान अकरम राजा के 10A से मुतालिक ट्रायल को कहाँ लेके जाएंगे, फेयर ट्रायल को? फिर आप सलमान अकरम राजा के इंटरनेशनल कन्वेंशन से मुतालिक आज भी मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं, अगर आपने इतना बड़ा भाषण दिया तो मुझे थोड़ी सी अर्ज करने की इजाजत होनी चाहिए। भाषण नहीं थे, मेरा मौकिफ था। मैंने मौकिफ की तस्दीक नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, आपके मौकिफ की मैं अपनी तस्दीक कर लेता हूँ। तो आपने ये जो मौकिफ दिया, तो इस सारे मौके पर मुझे सिर्फ इतनी बात समझ नहीं आ रही कि आज जब सलमान अकरम राजा की जानिब से इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ICCPR, ICJ, यूरोपीय यूनियन खामोशी थी, तो फैसले में जब ये आईनी बेंच जो है इसने एक अलग डिबेट ये ज़रूर है कि ये आईनी बेंच रास्ते ढूंढ रहा है, लेकिन सलमान अकरम राजा के इस दलाइल से कैसे रास्ता मिला ये मुझे समझ नहीं आई कि वो सिर्फ पूरी जजमेंट में जस्टिस मुनीब अख्तर के 1753 में जो उन्होंने रीजनिंग में सिर्फ तारीख का हवाला दिया कि तारीखी तौर पर मिलिट्री जस्टिस सिस्टम चला आ रहा है, लिहाजा वो मौजूद है। अब यहाँ पर एक और डिबेट है जो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी कही। उन्होंने कहा कि ठीक है, मिलिट्री जस्टिस सिस्टम जो पैरेलल मौजूद है और उस पर सलमान अकरम राजा माने भी, जहां वो जस्टिस मुनीब अख्तर की मुखालफत कर रहे थे कि उन्होंने ये क्यों लिखा, वहां ये माने भी। अगर सलमान अकरम राजा का क्या ये मौकफ नहीं है कि अगर सिर्फ मिलिट्री जस्टिस सिस्टम जो है वो सिविलियंस तक ना हो, आर्म्ड फोर्सेस तक हो, तो उस पर किसी को कोई शक है? नो। आइन के आर्टिकल 175 में जहां लिखा हुआ है कि अदालतें सिर्फ वही होंगी जो कानून के मुताबिक हैं, तो वहीं ये भी लिखा हुआ है कि अदालतें वो होंगी जो आइन के मुताबिक हैं। दोनों चीजें लिखी हुई हैं। तो फौजी अदालतें जो है वो आर्मी एक्ट एक कानून है और उसका एम्बिट सिविलियंस और फोर्सेस, दो सवाल थे। तो अगर जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी लिखा है कि फौजी अदालतें कायम हैं, तो सिर्फ ये एक छोटी सी डिबेट थी कि जस्टिस मुनीब अख्तर की पूरे फैसले में गालबन 150 सफ़ों का वो फैसला है और उसमें एक पैराग्राफ के ऊपर अगर किसी को एतराज है तो वो कोई रास्ता नहीं खोल रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी कहा कि मिलिट्री जस्टिस सिस्टम पैरेलल मौजूद है, लेकिन आप उसे सिर्फ फोर्सेस तक रखिए। सलमान अकरम राजा भी वही बात कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा कह रहे हैं उसको पैरेलल जुडिशियल सिस्टम कहने की जरूरत ही क्या है? चले वो पैरेलल जुडिशियल सिस्टम कहने पे सिर्फ एक नाम देने पे एतराज है ना, सिर्फ एक नाम देने पे। उज़ैर भंडारी ने भी आके कह दिया कि हर शख्स का पढ़ने का, समझने का, एलाबोरेट करने का अंदाज अलग होता है। उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस मुनीब अख्तर की पूरी जजमेंट से मुत्तफिक हूं, मैं बताऊंगा क्यों। हाँ, पूरी जजमेंट से। तो पैरेलल जस्टिस सिस्टम पे अगर सलमान अकरम राजा जस्टिस मंदोखेल की इस बात पे मान रहे हैं कि जब बार बार वो कह रहे थे ना कि नहीं है पैरेलल जस्टिस सिस्टम, तो जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि अगर उसका जो एम्बेड है वो आप सर्विलियंस तक स्ट्रेच नहीं करते तो मिलिट्री कोर्ट्स कायम रहती हैं। उन्होंने कहा हाँ कायम रहती हैं, तो जो कोर्ट्स हैं वो जुडिशियल सिस्टम ही है ना। बात खत्म होगी। बहुत शुक्रिया। आपने अपनी इस पूरी बात में जो आप बता रहे हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सलमान अकरम राजा ने अग्री किया, मेरा यही मुद्दा है। ये बात जस्टिस जमाल मंदोखेल के दिमाग में क्लियर हो चुकी है कि फौजी अदालतें हैं किसके हद तक? फौजियों के हद तक। ठीक है, आईनी बेंच अगर ये करार दे कि दिफाए पाकिस्तान या पाकिस्तान का इमेज या उनको उस एरिया में नहीं जाना चाहिए था, जो कि आपको पता है आपकी पूरी रियासती मशीनरी इसी एक काम पे लगी है कि 9 मई के वाकयात में जो मुलव्विस थे उनका फौजी ट्रायल हो सकता था। क्या सलमान अकरम राजा की ये दलील जो आप कह रहे हैं कि वो आईनी बेंच कैसे इस्तेमाल करेगा और वो 10A और उनके तमाम तर इंटरनेशनल कन्वेंशन के हवाले भूल जाएगा? सिर्फ कितनी देर लगेगी ये लिखने में कि सलमान अकरम राजा ने ये कहा, हम उस सबसे मुत्तफिक नहीं है, हम इससे मुत्तफिक है। एक नाम का फर्क है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मिलिट्री जस्टिस सिस्टम को पाकिस्तान की जुडिशरी के मुताबिक ये नहीं करार दिया कि उसका एम्बेड जो है वो सिविलियंस तक होगा। अगर जस्टिस मुनीब अख्तर का ये मकसद होता तो फिर 105 लोगों का सिविलियंस का ट्रायल क्यों कलअदम होता? आर्मी एक्ट की रेलेवेंट वायरीज जो है वो क्यों कलअदम होता? अगेन आप मेरी ही बात की जो है ना वो तो सीख कर रहे हैं। तो फौजियों तक
आर्म्ड फोर्सेस तक तो वो मेरा मुद्दा सिस्टम है। मेरा मुद्दा अब भी यही है, मेरा मुद्दा अब भी यही है कि क्या जरूरत थी आर्टिकल 63A के उस फैसले की जिसके तहत 26वीं तरमीम हुई। आपने अदालती फैसलों के इफेक्ट नहीं देखने। इस बात के ऊपर मुझे अच्छे से याद है कि मैं ये कही थी कि आर्टिकल 63A में रीड इन किया गया, अभी 26वीं तरमीम नहीं हुई थी, तो आप यहीं पर बैठ के आपके अल्फाज में मुझे भाषण दे रहे थे कि आर्टिकल 63A के इफेक्ट्स देखें। उससे नहीं हुई ना, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सके थे ना 26वीं आईनी तरमीम उसको रिवर्स किए बगैर। तो इसी पर रिलाई करके फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को जस्टिफाई किया जाएगा। राइट फैसले से 23 अक्टूबर के फैसले के इफेक्ट में क्या मिलिट्री जस्टिस सिस्टम रेगुलर हुआ है? बहरहाल अब फैसला बेंच ने करना है, और बेंच ने मेरी समझ के मुताबिक, जिससे वसीम मुत्तफिक नहीं है, कि ये बेंच इसकी जितनी भी आईनी समझ या कॉम्पिटेंस है, जो भी उनकी जहनी साख्त है, उसके मुताबिक सलमान अकरम राजा के सारे दलाइल लिखकर ये कह सकते हैं कि हम इससे मुत्तफिक नहीं है, और ये भी कह सकते हैं कि जो आखिरी नुक्ता है इससे हम मुत्तफिक हैं। और अदर वे अराउंड अगर वसीम की बात माने तो सलमान अकरम राजा के तमाम दलाइल को इग्नोर करके इस एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हुआ जा सकता। देखना है कि ये बेंच किस नुक्ते पर पहुंचता है। ये कंट्रोवर्सी थी, आज की बहस थी, हम में भी इसमें इत्तेफाक नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। मुझे वसीम मलिक को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिए।